गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। हम हर हफ्ते की तरह आप बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त करंट अफेयर के सेशन लेकर मैं हाजिर हो जाता हूं। और इस हफ्ते भी मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हो चुका हूं। ठीक है, करंट अफेयर्स वीकली तौर पर हम लोग कवर करते हैं। करंट अफेयर्स का ये एक उड़ता तीर है जिसके तीन निशाने हैं। एक निशाना होता है विश्लेषण। मैं जब भी करंट अफेयर आपको बताता हूँ तो मैं उसमें जो भी न्यूज़ होती है उसको डिटेल में एनालिसिस करता हूँ। प्रश्नोत्तरी, हमेशा जो भी न्यूज़ है सिर्फ न्यूज़ पढ़कर नहीं निकल जाता, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैं आप बच्चों को वो न्यूज़ बताता हूँ। और उसके अलावा है देश दुनिया, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल। देख रहे हो ना ये इंसान को, भारी गरियाया हुआ बैठा है। तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह की खबरें जो है मैं कवर करता हुआ चलता हूँ। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ये है कि एक देश है जिसने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। और उसके नाटो को ज्वाइन कर लेने से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत गर्मा गर्मी बढ़ गई है बच्चे लोग। और ये सबसे चिंता का विषय बन गया है किनके लिए? हमारे पुतिन साहब के लिए। क्यों बना है, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है। चलिए पटाख से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने हेडिंग पढ़ ली होगी, नाटो ने जो गलती की है अब उसकी सजा पूरी दुनिया भुगतेगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर वाले सेशन से। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर मुझसे शेयर करने हैं। और उसके बाद मैं इसका विश्लेषण भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, क्या कहता है? किस किसे भारतीय रिजर्व बैंक, पहला सवाल है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसको जो है हमने नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? नाम है नीरज निगम, अजय मकान, अशोक सिन्हा, अमित आनंद। मुझे कमेंट सेक्शन पर सारे बच्चों के बढ़िया बढ़िया आंसर चाहिए। बच्चों लोग बढ़िया झूम के इस वाले सेशन को अटेंड करते हैं, मैंने महसूस किया है। तो मुझे इस पर सारे बच्चों के आंसर चाहिए। तो जिन जिन बच्चों ने ए आंसर नहीं दिया होगा, जिन बच्चों ने ए आंसर नहीं दिया होगा, मेरे पास आपके लिए थ्योरी है, जरा इत्मीनान से देख लीजिए। नीरज निगम को, नीरज निगम कहाँ पर है? नीरज निगम ऑप्शन नंबर ए पर है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो नीरज निगम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले निगम भोपाल स्थित आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशक रहे हैं। ठीक है, और भी थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। अपने रोल में वह उपभोक्ता, शिक्षा, संरक्षण समेत 4 विभागों की कमान संभालेंगे। निगम को इस क्षेत्र में 3 दशक से भी अधिक समय का अनुभव है, मतलब 30 सालों से ज्यादा का अनुभव है इस आदमी को। मतलब कुछ ये बेहतर करने वाला है। चलो ये बहुत ही अच्छा है। नीरज ने भोपाल के बरकत उल्ला विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, तो हम लोग जानते ही हैं जो आरबीआई है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, जो भारत के जो बाकी सभी बैंक हैं इन सभी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए, और हर बार की तरह एक बार इस वाले लेक्चर में बोल देता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इस करंट अफेयर सेशन जो कि आपके लिए मैं हर हफ्ते रिकॉर्ड करके आता हूँ, बहुत ज़बरदस्त पीडीएफ आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ, तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पीडीएफ की आपको ज़रूरत है, आप इस पीडीएफ को चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल तलरेजा राकेश में जुड़कर उसकी पीडीएफ अटेंड कर सकते हैं। अगला कहता है, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है? ये रहा वो कराईकल पोर्ट जिसका हाल ही में इनमें से किसी एक कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है। तो हाँ, आप इस क्वेश्चन का मेरा ख्याल है कि जवाब समझ चुके होंगे। मोदी सरकार जो है बहुत ही मेहरबान चलती है इस वाले ग्रुप पर। हालांकि ऑलमोस्ट सभी ग्रुप पर बहुत मेहरबान चलती है, लेकिन इस ग्रुप पर थोड़ा स्पेशल में मेहरबान रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारे बच्चों ने इसका जवाब पकड़ चुके होंगे। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब सही है, ऑप्शन नंबर बी, अदानी ग्रुप। केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी स्थित कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अदानी ग्रुप ने 1485 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया। बहुत ही जबरदस्त पर्सन है करण अदानी जी। तो अदानी पोर्ट के सीईओ करण अदानी ने बताया कि अदानी समूह अब भारत के 14 पोर्ट का संचालन कर रही है। समूह की ओर से इस पोर्ट के विकास के लिए 850 करोड़ रुपए वो खर्च भी करने वाली है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि वो अगर उन्हें अधिग्रहण किया तो उस पर खर्च वगैरह करके उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और भी थोड़ा इसके बारे में जानते हैं अपन लोग। साथ ही अदानी पोर्ट ने सीईओ ने बताया कि अगले 5 वर्षों में पोर्ट की क्षमता को वो दोगुना भी कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने के बाद यह अधिग्रहण पूरा हुआ। पुडुचेरी के कराईकल जिले में स्थित कराईकल पोर्ट की स्थापना 2009 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है एग्जाम में आपके आए कि कराईकल पोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो जवाब होना चाहिए 2009 में। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारे लिए, सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? हो सकता है आप इनका जो है बाय फेस इन्हें पहचान पाए, न भी पहचान पाए तो भी
एक बार आप कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि ये फेमस व्यक्ति थे, अपने समय के बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर रह चुके हैं। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर, तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन से वाले क्षेत्र से संबंधित हैं, तो जवाब है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर आएगा सी। भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का हाल ही में जामनगर गुजरात में निधन हो गया। वह 28 वर्ष के थे। वह भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले और 75 विकेट हासिल किए थे। 170 रन देकर 10 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। मतलब 170 रन देकर 10 विकेट सारे के सारे इन्होंने ही छटकाए थे, बहुत ही बढ़िया। वर्ष 1962 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 104 रनों की सर्वश्रेष्ठ पारी भी खेली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सिलेनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? मैं आपको ना थोड़ा सा स्क्रीन क्लियरली विजिबल करवाता हूँ साइड हटकर, ताकि आप इन क्वेश्चंस को खुद से भी पढ़ो और फटाफट फटाफट आंसर निकालो। कोशिश तो करो, कम से कम कुछ तो आंसर टिक करो इस पे। वो बोल रहा है कि सेलेनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है भारत कौन से वाले देश के साथ? सिंगापुर, श्रीलंका, सेशल्स या भूटान? दरअसल ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होने वाली है और इसमें बिल्कुल आपने सही समझा, श्रीलंका जो है भारत के साथ जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो भारतीय नौसेना श्रीलंका नौसेना के साथ मिलकर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सेलेनेक्स के 10वें संस्करण का आयोजन 3 अप्रैल को कोलंबो में कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कहां पर कर रहा है, तो जवाब है कोलंबो में कर रहा है। ठीक है, भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस किल्टन और आईएनएस सावित्री कर रहे हैं, जबकि श्रीलंका की नौसेना से एसएलएनएस विजय बाहु और एसएलएनएस समुद्रा कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी 2 आ रहे हैं, उनकी तरफ से भी 2 आ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर और डॉनियर समुद्री गश्ती विमान और BEL 442 हेलीकॉप्टर भी भाग लेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। इसका उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। इसका समापन 8 अप्रैल को हो जाएगा। तो एक पूरी न्यूज कवर करते हैं, उस न्यूज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। अगला वाला न्यूज है हमारे लिए, आईपीएल इतिहास सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए? थोड़ा सा पे टाइपिंग एरर है। आईपीएल के इतिहास में ऐसा होना चाहिए था, सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये है वो, अगर आप इनका जो है बाय फेस इनका नाम पहचान पाए तो इन्होंने जो है दरअसल अब तक सबसे तेज 50 विकेट चटका दिए हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा, दिल्ली कैपिटल के हैं पेसर खलील अहमद। ये हैं खलील अहमद, ठीक है, खलील अहमद है ये। खलील अहमद आंसर होना चाहिए था इसका ए। ने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट चटका दिए हैं। इनका इकाना स्टेडियम लखनऊ में खेले गए मैच में खलील ने 2 विकेट हासिल करते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पहले ये रिकॉर्ड जो है अमित मिश्रा के नाम पर था, ये रहे अमित मिश्रा, ठीक है, इनकी जगह इन्होंने ले ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग के साथ की है? तो इसरो ने दरअसल जितने भी दरअसल ये सारे टेस्टिंग वगैरह प्रोसेस होते हैं, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके साथ की है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर जिन बच्चों का आंसर जो है बी नहीं था, उनके लिए दरअसल थोड़ा सा थ्योरी सुन लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो है ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मशीन का सफल परीक्षण कर लिया है। इस मशीन को डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की मदद से, तो जवाब होना चाहिए था इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर बी, की मदद से पूरा किया गया और इसकी टेस्टिंग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR चित्रदुर्ग कर्नाटक से की गई। ठीक है, कंफर्टेबल है? फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है मुझसे, किसने हाल ही में नौसेना संचालन के महानिर्देशक का कार्यभार ग्रहण किया है? ये रहे वो सज्जन जिन्होंने हाल ही में नौसेना संचालन के लिए महानिर्देशक का कार्यभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है। जिन बच्चों का आंसर बी नहीं रहा, उनके लिए इत्मीनान से खबर है, मेरे साथ इसे पढ़ेंगे अपन लोग। वाइस एडमिरल अतुल आनंद, तो ये हैं अतुल आनंद, आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। इनके बारे में थोड़ा आसपास रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानते हैं। वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। वाइस एडमिरल अतुल आनंद 1 जनवरी 1928 को नौसेना में शामिल हुए थे। उन्होंने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजीज में एमफिल और MSc में डिफेंस स्ट्रेटेजीज में मास्टर और BSc की डिग्री भी हासिल की हुई है।
फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे कर लिए? अरे बाप रे, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। हाँ बिल्कुल है, ये हमारे थला महेंद्र सिंह धोनी। तो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इसका जो सही जवाब होना चाहिए था, होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ने अपने आईपीएल कैरियर में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे कर लिए हैं। आईपीएल में इनका ये अंतिम सफर होने वाला है, ये अंतिम साल होगा जब हम लोग महेंद्र सिंह धोनी को मैदान में खेलते हुए देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो बैंक हैं वो स्टार्टअप्स के लिए अगर एफर्ट देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जरूरत है कि स्टार्टअप्स को जो है प्रोत्साहन मिले, फंड मिले, ताकि और भी वो नई जॉब जनरेट कर सकें, भारत में एम्प्लॉयमेंट और बढ़ सके और उनका सेल्फ ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो सके। तो कौन कौन से, मतलब अभी कौन से बैंक है जिन्होंने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए नई ब्रांच खोली है? हाँ बिल्कुल, आपका जवाब होना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। यह देश के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बिल्कुल, हमें जरूरत है कि हमारे देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिले, ठीक है, आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसके ब्रांच के उद्घाटन अवसर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक आशीष पांडे भी उपस्थित थे। इस दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप के सक्रिय वित्त पोषण के लिए सिडबी वेंचर कैपिटल के साथ एक समझौता भी किया। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी ब्रांच खोली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? ये रहे वो सज्जन जिन्हें हाल ही में सुजुकी ने नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर लिया। जितनी भी नियुक्तियां होती हैं एग्जाम में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जाते हैं। ऑप्शन है राजीव कुमार, टाइप तो नहीं दिख रहे हैं, अभिषेक गोयल टाइप भी नहीं दिख रहे, केंची युमेदा थोड़ा मोड़ा आप अगर महसूस करोगे तो नाम से पकड़ लोगे, हाँ, और एस विश्वनाथन भी नहीं दिख रहे। तो हाँ बिल्कुल सही जवाब है सी, केंची उमेदा। सुजुकी मोटरसाइकिल इस तरह की मोटरसाइकिल ये बनाते हैं, अगर आपने देखी होगी सड़कों पर दौड़ते हुए, जबरदस्त क्वालिटी की मोटरसाइकिल रहती है इनकी। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने केंची युमेदा को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया है। युमेदा ने सातोशी उचिदा का स्थान लिया है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि भाई इन्होंने स्थान किसका लिया, तो साचिदी उचिदा का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है, जिनका कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ और उनके पास 27 से अधिक वर्ष तक का अनुभव है। मतलब बहुत ही जबरदस्त ये कुछ करने वाले हैं। उन्होंने कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में ग्राहक केंद्रित सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर बात की। मतलब उन्होंने फोकस किया है कि हम लोग को कस्टमर सर्विस अच्छा देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के किस दर को 6.66 से घटाकर कितना कर दिया है? अब जो है बेसिकली भारत की जो विकास दर है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो गिर गई है। उम्मीद थी कि बढ़ जाएगी, उल्टा हो गया, गिर गई उल्टा। 6.6% से घटकर कितना प्रतिशत हो गई ये पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है गुड शाबाश, जिन्होंने सी नहीं दिया है उनके लिए थ्योरी है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर पिछले वर्ष अनुमान 6.6 से घटाकर 6.3 कर दी है, ठीक है। तो भारत बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, उसका अनुमान लगातार तेजी से गिरता ही जा रहा है हमारे भारत के लिए, जो कि इतना अच्छा नहीं है। कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशन यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो कौन सा ऐसा पहला अफ्रीकन देश है जिसने अपना पहला ऑपरेशन यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, और उसका नाम है टाइफा, ठीक है, ये सैटेलाइट लॉन्च होगा। तो बिल्कुल आपने एकदम सही जवाब पकड़ा, आंसर है ए, केनिया। अफ्रीकी देश केनिया ने हाल ही में अपना ऑपरेशन यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, जिसे टाइफा 1 सैटेलाइट का नाम दिया जाएगा। ये रहे केनिया के सज्जन जो बता रहे हैं कि हम लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ना जरूरी है। केनिया से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। केनिया का एक पूर्वी अफ्रीकी देश है, अफ्रीका का देश है केनिया, जिसकी जो राजधानी है वह है नैरोबी, ठीक है, कंफर्टेबल है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का नाम की घोषणा की? ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि यूजुअली जो नासा है वो चांद पर जो है अपना परीक्षण नहीं करते, उन्हें चांद को छोड़ रखा था। अभी पहली बार उन्हें चांद पर परीक्षण के लिए 4 लोगों को तैयार कर दिया है, जिसको वो भेजने वाले हैं आसमान पर, मतलब अंतरिक्ष में। और कितने लोगों की टीम उन्होंने बनाई है?
कितने लोगों की टीम उन्होंने बनाई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। गुड, शाबाश। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है बहुत ही बढ़िया। जिनका आंसर सी नहीं रहा मेरे साथ पढ़ाई करेंगे। नासा पहली बार अपने चंद्र मिशन आर्टिमिस 2 के लिए एक महिला अंतरिक्ष यात्री को भी चुन लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई इस बार एक महिला भी जाने वाली है उसमें। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। फिर वो कहता है कि नासा ने इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम ऐलान किया है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। तो जिन्होंने आंसर दिया होगा सी, गुड, शाबाश। जो ना दे पाए हो फोकस कीजिएगा। इस मिशन में क्रिस्टिना हेमरोकॉक, जर्मी हैंसन, विक्टर गलावर और रिड वाइजमैन, ये रहे वो 4 लोग जो जाने वाले हैं आर्टिमिस 2 के मिशन पर। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले हैं ये लोग। चलिए आगे चलते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये रहे वो 4 नाम जिन्होंने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए 40वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। तो हाँ, बिल्कुल ये महिला है, दैट इज सुधा शिव कुमार। तो सुधा शिव कुमार जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है, गुड, शाबाश। जो ना टिक कर पाए हो इत्मीनान से मेरे साथ थ्योरी देखिएगा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में सुधा शिव कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। यह ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली और महिला केंद्रीय व्यापार मंडल है। सुधा पेशे से वकील हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं। तो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अभी अच्छे मतलब जिम्मेदार हाथों पर है। बहुत अच्छा ये परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ शाबाश। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और पॉइंट देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत में स्थित एक गैर संस्कारी व्यापार संघ है जिसके बारे में हम लोग ने पिछले वाले हफ्ते में देखा भी था और इसकी स्थापना 1927 में हुई भी थी। ठीक है, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? ये है इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर और बहुत पेनफुल खबर है ये। आपको इसका जवाब देना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उत्तरी पूर्वीय देश फिनलैंड अमेरिकी प्रभाव वाले नाटो ग्रुप का 31वां सदस्य बन गया है। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जो फिनलैंड है वो दरअसल रशिया का पड़ोसी देश है और जो नाटो जो उसने ज्वाइन किया है वो दरअसल नाटो अमेरिका द्वारा संचालित ऑर्गेनाइजेशन है मुख्य रूप से। अब बात को समझो। दिक्कत यह है कि अमेरिका और रशिया की जो है ना लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। अमेरिका न रशिया को पसंद करता है, रशिया न अमेरिका को पसंद करता है, दोनों एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। अब पॉइंट दरअसल ये है कि अगर उसका पड़ोसी देश जाकर दूसरे दुश्मन के खेमे में शामिल हो जाएगा तो जो दुश्मन होगा वो रशिया को गिराने के लिए कुछ ना कुछ तो उस पड़ोसी देश से फायदा उठाएगा ना। तो इस वजह से ये चिंता का विषय बन गया है रशिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए। पॉइंट है आपको समझ में? इसके पहले स्वीडन जो कि रशिया का पड़ोसी देश है ने भी अप्लाई किया था कि नाटो में उसको शामिल करवा दो। और ये सभी के सभी क्यों घबराए हुए हैं? यूक्रेन के हमले के बाद सभी के सभी को ऐसा लग रहा है कि भाई जब वो यूक्रेन पर इतनी बुरी तरह से हमला कर सकता है बिना कुछ सोचे और उसका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो फिर हम लोगों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये सोचकर जो रशिया के पड़ोसी देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं नाटो में शामिल होने का। स्वीडन ने कोशिश करी थी। स्वीडन को दरअसल सदस्यता नहीं मिली लेकिन फिनलैंड को सदस्यता मिल गई है जो कि अच्छी खबर नहीं है। चलते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अच्छी खबर नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वैश्विक रूप से जो अनस्टेबिलिटी है वो इससे और बढ़ जाएगी। बस इस वाले पर्पस से मैंने कहा था। हाँ बिल्कुल सभी को सुरक्षा मिलना चाहिए। अगर ऐसा लगता है फिनलैंड को कि नाटो से सुरक्षित रख सकता है, नाटो से सुरक्षा दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वैश्विक रूप से इस पर अनस्टेबिलिटी और आएगी। चलिए खैर देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तो हम भी हैं आप भी हैं। इसकी स्थापना 1949 में की थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है? दरअसल जीआई टैग प्रदान किया गया है वाराणसी के 2 फेमस उत्पाद हैं। बिल्कुल जवाब है बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम। तो इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ए और बी दोनों। ये रहे वो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान कर दिया है। जीआई टैग उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो क्षेत्र की भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। सीना है आपको समझ में? जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में मेरा ख्याल है कि जिमी कांदा जो है मिलना चाहिए उसको जीआई टैग। मानते हो कि नहीं मानते हो? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड
क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी अभी, स्पेस स्टार्टअप है वो, जिन्होंने अभी 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का, ये रहा वो इंजन, इसका सफल इन्होंने परीक्षण कर लिया है। आपको बताना है ऑप्शन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में अभी अभी 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण कर लिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे वैश्विक स्तर पर जो है भारत की पहचान और बेहतर होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये रही वो महिला वेट लिफ्टर। दरअसल डोप टेस्ट क्या होता है कि कुछ कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उस पर वो लोग करते हैं, मतलब डोपिंग करते हैं, मतलब कि ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो कि अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो हम बिल्कुल, आपने सही आंसर पकड़ा, ऑप्शन नंबर ए, संजीता चानू इसका सही जवाब है। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता वेट लिफ्टर संजीता चानू पर डोप टेस्ट फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लग चुका है। और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने इस बात की पुष्टि की है, यह प्रतिबंध नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा लगाया गया है। ठीक है, ओके, अपन लोग यहाँ तक कंफर्टेबल है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन से राज्य को सबसे पहला स्थान मिला है? ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। तो आपका बिल्कुल जवाब एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए, जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। यह रैंकिंग बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की कैटेगरी, 18 राज्य इसमें शामिल थे, में दिया गया है। ठीक है, इस रैंकिंग में तमिलनाडु ने दूसरा स्थान और तेलंगाना ने तीसरा स्थान भी प्राप्त किया। ठीक, चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? जयपुर, मुंबई, चेन्नई या कोहिमा? बिल्कुल आपने सही पकड़ा, ऑप्शन नंबर डी है इसका जवाब। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया जा रहा है। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। ठीक है, यह सम्मेलन वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 डायलॉग फोरम के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में आयोजित B20 कार्यक्रमों का चौथा और अंतिम चरण होगा। B20 कॉन्फ्रेंस की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछी जाती है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और IT में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, G20 के हिसाब से आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसकी PDF की जरूरत है, तो आप टेलीग्राम चैनल तलरेजा राकेश मुझसे जुड़कर इस वाले कंटेंट की PDF बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं सभी की मैंने PDF वहां पर शेयर कर रखी है आप बच्चों से, इसकी PDF आपको वहां पर समय से मिल जाएगी। तो ये रहे हमारे इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुलाकात होगी आप बच्चों से नेक्स्ट वाले वीडियो में। आपको ऐसा लग रहा हो कि अगर आपको किसी कंटेंट की पहले ज़रूरत है, आप बिल्कुल मुझे चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। मैं हमेशा कमेंट सेक्शन पर एक्टिव रहता हूँ, आपके कमेंट्स, आपके प्यार हमेशा मुझ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल आप चैट सेक्शन में एक्टिव रहिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जल्दी आप बच्चों से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।